हाय गाइस, दिस इज पराग एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और ये हमारा जीओसी का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ HCl का। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H और ये Cl। इसके पहले हम लोग जैसे कि जानते हैं जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो होमो एटॉमिक्स मतलब दोनों के दोनों सेम एटम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो ये सेम एटम्स है। इनके बीच में जब बॉन्ड होगा तो उनके इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से रहेंगे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। वैसे ही Cl का अगर हम बॉन्ड ले तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। इसमें क्या है, दोनों के दोनों एटम सेम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी। यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्लोरीन है, तो इसकी वजह से क्या है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसमें होना तो क्या चाहिए था, जैसे आइडियली होता है इस तरह से, एक बॉन्ड यहाँ पर होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये सेंटर में होने चाहिए थे। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये थोड़े से क्लोरीन की तरफ रहेंगे, मतलब यहाँ से क्लोरीन की तरफ खींचे हुए रहेंगे इस तरह से। तो ये क्या हो गया, क्लोरीन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, जिसको हम डेल्टा नेगेटिव बोलेंगे, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि पार्शियली चार्ज है, हमने रेजोनेंस में देखा था कि हम कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज लिखते थे और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता था वहाँ पर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज था। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली माइग्रेट नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन से निकलकर क्लोरीन में नहीं जा रहा है, लेकिन क्लोरीन की तरफ खींचे हुए हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ पार्शियली चार्ज जनरेट होगा। तो ये जो इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से एराइज हुई है, इस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक दो तीन कंडीशन बता देता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होती। ऐसा क्यों, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो है, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को हमने रेफरेंस बॉन्ड लिया हुआ है। इन सारे इंडक्टिव इफेक्ट को चेक करने के लिए ये रेफरेंस लिया हुआ है, तो इनके बीच में हम लोग जो भी इंडक्टिव इफेक्ट है वो जीरो गिनते हैं, मतलब ये पोलर नहीं है। अब ये पोलर क्या है, जिस भी एटम्स के जिस भी मॉलिक्यूल में ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है पार्शियली, उस मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, वो बॉन्ड पोलर बॉन्ड कहा जाता है। तो ये बॉन्ड पोलर नहीं है क्योंकि इस बॉन्ड को हमने एज अ रेफरेंस लिया हुआ है। रेफरेंस लाइन, जैसे हम रेस में होता है तो स्टार्टिंग में एक लाइन रहती है कि वहाँ से ही सबको निकलना है, उस लाइन की कंपेयर में हम लोग देखते हैं कि किसने कितना डिस्टेंस कितने कम टाइम में कवर किया और वो जीता हुआ है। तो जो रेफरेंस लाइन होती है वो रेफरेंस लाइन इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की है। तो ये हो गया ये पॉइंट। और दूसरा एक पॉइंट है कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, सपोज कि यहाँ पर कार्बन कार्बन की चेन है, ये ऐसी कार्बन कार्बन की चेन है और यहाँ पर लगा हुआ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे फ्लोरीन लगा हुआ है। तो फ्लोरीन जैसा अगर स्ट्रॉन्ग एटम यहाँ पर लगा हुआ है तो ये 1 2 3 और 4 मैक्सिमम 4 कार्बन तक हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को कंसिडर करते हैं। उसके बाद अगर कोई भी कार्बन होता है तो उसके ऊपर जो इंडक्टिव इफेक्ट लगती है वो नेग्लिजिबल लगती है। सबसे ज़्यादा इसके ऊपर लगेगी, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा लगेगी, उसके बाद इसके ऊपर, उसके बाद इसके ऊपर, इसके बाद, और ये जो फोर्थ नंबर है वो भी, उस पर भी कम लगेगी, लेकिन थोड़ी लगेगी क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं है फिर तो ये 3 कार्बन तक ही जाएगी, या फिर कभी कभी तो सिर्फ 2 कार्बन तक ही जाएगी। ऐसा होता है ये इंडक्टिव इफेक्ट में। अब जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, क्योंकि वही फैक्टर्स इंडक्टिव इफेक्ट पे भी अफेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है पॉइंट वो है कि जो हमारा पीरियोडिसिटी में जो मॉलिक्यूल एलिमेंट है उसकी पोजीशन कहाँ पर है। जैसे कि हमको पता है कि जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, सी ट्रिपल बॉन्ड सी हमारे पास अगर है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी, इससे कम किसकी रहेगी, सी डबल बॉन्ड सी की, और उससे कम रहेगी, बस यही ना, और उससे भी कम रहेगी सी और सी की। मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, ये इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यहाँ पर होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब यहाँ पर 50% s कैरेक्टर होगा। ये होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर ऑलमोस्ट 33.3% होगा s कैरेक्टर, और इसमें होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे होगा 25% s कैरेक्टर होगा। तो जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होता है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ओके, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी दो टाइप की है, एक है प्लस आई इफेक्ट और दूसरी है माइनस आई इफेक्ट। हम एक एक करके दोनों देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन कार्बन की चेन है, इस तरह से कार्बन कार्बन, और उसके ऊपर कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, हम उसको जी नाम दे देते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट का क्या मतलब है, यहाँ पर क्या होगा, ये जो ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप इसकी कार्बन से कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन की तरफ माइग्रेट होंगे, ऐसे। मतलब ये कार्बन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पर भी पार्शियली नेगेटिव आएगा, और ये ग्रुप है जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब उसके से दूर हो रहे हैं, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा पार्शियली, तो डेल्टा प्लस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप की क्या इफेक्ट हुई, प्लस आई इफेक्ट। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इसी तरह नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे कार्बन कार्बन की चेन है और ये जो ग्रुप है, तो इसके केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप इज ग्रेटर देन कार्बन। मतलब ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। तो क्या होगा, अब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, मतलब इस तरह से यहाँ से जाएंगे, यहाँ से भी वो पुल करेगा, इसके पास से ज़्यादा करेगा, इसके पास से कम पुल करेगा। तो इसके ऊपर भी, लेकिन इसके पास से इलेक्ट्रॉन तो ले ही रहा है, तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और ग्रुप के ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव। तो इधर डेल्टा नेगेटिव आएगा तो इस ग्रुप की कौन सी इफेक्ट हो जाएगी, माइनस आई इफेक्ट। तो ऐसा होता है, यहाँ पे ग्रुप्स के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो माइनस आई इफेक्ट हो जाएगी, ग्रुप के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है तो वो प्लस आई इफेक्ट हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, अगर ये ग्रुप प्लस आई दिखा रहा है तो इसके लिए ये कार्बन क्या हो गया, माइनस आई, और अगर ये ग्रुप यहाँ पर माइनस आई है तो ये जो कार्बन कार्बन की चेन है ये इसके लिए हो गई प्लस आई। तो इस तरह से होता है प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। अब मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है, यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है कि कौन से जो ग्रुप्स है वो प्लस आई देते हैं और कौन से माइनस आई देते हैं, और उनका ऑर्डर मतलब कौन ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन वीक है। तो ये प्लस आई का ऑर्डर है और इसके बाद है ये माइनस आई का ऑर्डर है। तो आप ये देख लेना और इसको नोट डाउन कर लेना और याद रख लेना, क्योंकि ये बहुत ही आपको काम आने वाला है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये प्लस आई का ऑर्डर है और ये माइनस आई का ऑर्डर है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो प्लस आई का ऑर्डर है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। ये ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, तीनों ही हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है। ट्रिटियम इज ग्रेटर देन ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। तो इस तरह का ऑर्डर इसका क्यों है, इसका हम लोग रीज़न देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रिटियम, यहाँ पर है ड्यूटेरियम और यहाँ पर है हाइड्रोजन। हम लोग जानते हैं कि ट्रिटियम में न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन, हम सब में नंबर्स देख लेते हैं। ट्रिटियम में कितने न्यूट्रॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन 1। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 एंड प्रोटॉन इज इक्वल टू 1। हाइड्रोजन में क्या है, न्यूट्रॉन 0 है और प्रोटॉन 1 है। अब आप देखिए, ये जो है ट्रिटियम, इसके ऊपर 3 ऐसे पार्टिकल है, 3 पार्टिकल है, इसके ऊपर 2 पार्टिकल है और 1 पार्टिकल है जो पॉजिटिव चार्ज वाले। तो ट्रिटियम की इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, तो जिसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाएगी। समझ आ रहा है। तो ट्रिटियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन
लेने की कम टेंडेंसी रखेगा, देने की ज़्यादा रखेगा एज कम्पेयर टू ड्यूटेरियम, और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी माइनस आई सबसे ज़्यादा रहेगी, उसकी माइनस आई ज़्यादा रहेगी, लेकिन प्लस आई उसकी कम हो जाएगी। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसकी प्लस आई ज़्यादा होगी। तो ट्रिटियम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उसकी आई ज़्यादा हुई, उसके बाद आएगा ड्यूटेरियम, उसके बाद आएगा हाइड्रोजन। तो इस तरह से होता है ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में। तो ये हमारा हो गई इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट समझने के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH2 पॉजिटिव, मतलब ये कार्बोकेटायन है। अब मैं इसको थोड़े बॉन्ड इसको शो करके लिख रहा हूँ। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, 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 कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल रहेगी, ये है हमारी वैकेंट p ऑर्बिटल। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखो यहाँ पे कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन है इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इस तरह से, इसमें रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स और इसमें भी रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें क्या होगा, ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये वाले जो कार्बन हाइड्रोजन वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे ये डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है क्योंकि यहाँ पे p ऑर्बिटल है। तो ये क्या होगा, ये एक साथ नहीं होता है। ये जो मैंने यहाँ पे शो किया है एक एरो में रफ कर देता हूँ। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब ये क्या होगा, डोनेट करेगा मतलब ये क्या, ये प्रोसेस क्या है, बहुत स्पीड में होती है। ये क्या है, एक तरह का रेजोनेंस है। जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है उसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसमें क्या होगा कि ये कंसेप्ट कुछ ऐसा है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके ऊपर डोनेट करेगा इस ऑर्बिटल में। ऐसे करके अब ये एक हाइड्रोजन करेगा, उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन करेगा, उसके बाद तीसरा हाइड्रोजन करेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, ये कार्बन में जो 3 हाइड्रोजन लगे इनका कंटिन्यूअस रोटेशन होता है। रोटेशन इतना स्पीड में होता है कि वो बहुत ही मतलब सेकंड्स में लाखों बार हो जाता है, एक 2-2 सेकंड में लाखों बार हो जाता है, इतना स्पीड में रोटेशन होता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे गया, फिर यहाँ पर फिर से आ जाता है, एक जाता है, फिर से आता है निकल के, ऐसा होता है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट होता रहता है। तो ये इससे क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन एक तरह का रेजोनेंस है। तो ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर रहेंगे उतना ही ज़्यादा वो मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा। अब ये कितने मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसके लिए हम लोग आगे देखते हैं। उसके पहले हम कुछ कंडीशंस देख लेते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन किन कंडीशन पे डिपेंड करता है। उसके लिए मस्ट कंडीशन क्या है, तो कंपाउंड जो है उसमें मस्ट हैव एटलीस्ट 1 sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम, मतलब जो हमारा कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उसमें मिनिमम एक ऐसा एटम होना चाहिए जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दूसरा पॉइंट क्या है, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट टू द एडजेसेंट कार्बन इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है उसका जो एडजेसेंट कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होना चाहिए और उसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर फॉलो होती है सिर्फ और सिर्फ वही केस में हमको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने मिलेगा। तो सबसे एक डिफरेंट केसेस ले लेते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन के। सबसे पहला केस है हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइंस, जो हमने पहले लिया है वही केस लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2 पॉजिटिव। तो अब मैंने बताया था कि हाइड्रोजन निकल जाता है और इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब क्या होगा, अब ये होगा, इसमें ये हाइड्रोजन यहाँ पर निकल गया और ये जो इलेक्ट्रॉन की इसकी जो पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ पर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज नलिफाई हो जाता है। अब क्या होगा, इसके मतलब देखिए नो बॉन्ड रेजोनेंस है, इसके लिए इसका सिंबल भी, ये जो एरो है ये भी रेजोनेंस के जैसा ही एरो होगा। यहाँ पे आ जाएगा C, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन है ये ऐसे अलग रहेगा यहाँ पर H+ के फॉर्म में। और इस कार्बन पे क्या है, ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन तो है ही, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये गया, अब ये पॉजिटिव है और ये डबल बॉन्ड है,
फिर से ये डबल बॉन्ड इसको यहाँ पर ले लेगा और क्या बना देगा, फिर से वही केस हो जाएगा, ये जो है इसके जैसा ही बन जाएगा फिर से, CH, यहाँ पर फिर से H, सेम टू सेम ऐसा ही बन जाएगा वो फिर से, यहाँ पे हो गया CH2 और यहाँ पे हो गया पॉजिटिव। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, अब ये हो गया एक हाइड्रोजन से, जो अगर ये वाला हाइड्रोजन होता है तो ऐसा ये एक हमको स्ट्रक्चर मिलता है, वैसे ये दूसरा हाइड्रोजन जाएगा तो ये दूसरा वैसा दूसरा स्ट्रक्चर मिलेगा, और ये एक हाइड्रोजन जाएगा तो वैसे तीसरा स्ट्रक्चर मिलेगा, और ये जो है हमारा ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है तो ये हो गया फोर्थ स्ट्रक्चर। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास यहाँ पे देखिए ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है और इसके बाजू में जो कार्बन है इसके ऊपर 1, 2 एंड 3 हाइड्रोजन है, तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। 3 अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो हमको कितने स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, 4 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हर एक केस में अप्लाई होगा कि जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव, वो क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम टोटल अल्फा हाइड्रोजन को n ले लें तो इसका मतलब हो गया n प्लस 1, ये क्या है, ये टोटल अल्फा प्लस 1। इसका मतलब क्या है, n प्लस 1 इसका फॉर्मूला हो गया कि अगर हमको एग्जाम में पूछा गया, कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया और उसमें पूछा कि इसमें कितने हाइब्रिडाइज हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलते हैं, तो आपको अल्फा हाइड्रोजन देख लेने के, अल्फा हाइड्रोजन में एक ऐड कर लेने का, उतने आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे। ओके, अब ये हम दूसरे केस की तरफ चलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। तो इसके लिए हम लोग जो एग्जांपल लेंगे सेम टाइप का ही एग्जांपल लेंगे, CH3, CH2 और यहाँ पर लेंगे फ्री रेडिकल। इसको अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन CH2 और यहाँ पर रेडिकल। इसमें क्या होगा, वो पॉजिटिव वाले में क्या था, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के पास जाएगा। तो हमारा स्ट्रक्चर हमको किस तरह से मिलेगा, ऐसा मिलेगा। देखो यहाँ पर आ गया कार्बन, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर आएगा फ्री रेडिकल, नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर का जो इलेक्ट्रॉन था वो तो निकल गया है। यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर एक रेडिकल रहेगा। अब क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी तो अभी भी है ही हाइड्रोजन के पास, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो वो इसको अट्रैक्ट तो करने ही वाला है। मतलब ये प्रोसेस भी कैसी है, रेजोनेंस की तरह है जो कंटिन्यू चलती रहती है मॉलिक्यूल के अंदर। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आएगा, ये वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और ये वाला फिर से इसके ऊपर चला जाएगा। मतलब जो हमको स्ट्रक्चर मिलेगा फिर से यही स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये जो हमारा एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो एक हाइड्रोजन गया उसका एक स्ट्रक्चर, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, वैसे 1, 2, 3 और एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर 4। यहाँ पर भी हमको टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे 4, जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। 1, 2, 3 अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, तो टोटल स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, 3 + 1 = 4। तो ये हो गया हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। अब तीसरा केस हम लोग देख रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्केन्स। तो अल्केन्स में जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बीच में यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो वो कैसे होगा वो हम लोग देख लेते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं CH3 अल्किन, जो सिंपल अल्किन है उसी का एग्जांपल ले रहे हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको अगर मैं थोड़ा सही से लिखूँ, मतलब बॉन्ड शो करके, तो ये कुछ इस तरह से लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज ये वाला भी है और ये वाला भी है, लेकिन इसके तो अल्फा में कुछ है नहीं, इसके लिए हम लोग इसी को कंसीडर करेंगे।
ये है, इसके अल्फा में 1, 2 एंड 3 हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, सेम टाइप से होगा, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इसके ऊपर चला जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज बना लेगा। ये थोड़ा रेजोनेंस की तरह हो रहा है। वैसे तो ये पूरी की पूरी हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस की तरह है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। बॉन्ड टूटता है लेकिन वो परमानेंटली नहीं टूटता है, टूटता है फिर से जुड़ता है, टूटता है जुड़ता है, मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये भी रेजोनेंस की तरह। तो ये क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर सिंगल हो गया CH2 और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पर H+ के फॉर्म में ऐसे रहेगा। फिर से वही होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस पे अटैक करेगा और ये वाला फिर से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमको जो भी ओरिजिनल स्ट्रक्चर था हमारा ये फिर से वैसा ही मिल गया। तो ये 1, 2, 3 हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब हमारे टोटल स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, टोटल इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4 स्ट्रक्चर हो जाएंगे हमारे टोटल। ये क्या है, यहाँ पर क्या है, देखिए रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों इन्वॉल्व होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड दोनों इन्वॉल्व होता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही इन्वॉल्व होता है हमेशा। इंडक्टिव इफेक्ट जो होती है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही ट्रैवल करती है, जो इलेक्ट्रॉन्स है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही प्रोपोगेट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, उसमें कभी भी आपको पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करना है। ओके, अब फिर से टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे हम लोग ने रेजोनेंस में पढ़ा था, इंडक्टिव में पढ़ा था, वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में भी +H और -H दो तरह के आएंगे। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं टोल्यूइन का, +H के लिए टोल्यूइन का एग्जांपल लेते हैं। ये पर कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, सेम ही कंसेप्ट है रेजोनेंस की तरह, थोड़ा सा खाली डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होगा, अब टोल्यूइन में ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ का जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है सॉरी, ये जाके यहाँ पे जाएगा, ये डबल बनाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमको इस तरह से होगा, मतलब ये क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड है ये इधर आने की वजह से रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो जैसे कि रेजोनेंस में था वैसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो +H इफेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अंदर रिंग के अंदर दे रहा है। अगर हम -H वाले केस में देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं क्लोरीन का केस। अगर हम लोग यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं तो क्या हमारा केस होगा, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब ये जो हो गया, इसमें क्या होगा, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन, ये अगर यहाँ से निकलता है तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को देकर नहीं जाएगा, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर है ये किस तरह से निकलेगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड है यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। पॉजिटिव का मतलब है डेफिशिएंसी, इसका मतलब रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से इस इफेक्ट को हम -H इफेक्ट कहेंगे। यहाँ पर +H है, यहाँ पर -H इफेक्ट है। इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइप्स है दो तरह के। इससे क्या होगा, AR/AC जो हमारा रेट है वो इंक्रीज होगा, यहाँ पर क्या होगा, AR/AC का जो रेट है वो डिक्रीज होगा, जैसे हमने रेजोनेंस में देखा था। यहाँ पर कौन से ग्रुप्स आएंगे जो कि हमको +H इफेक्ट देंगे, यहाँ पर है R ग्रुप, जो भी डोनेटिंग टाइप के ग्रुप है वो सारे के सारे ग्रुप्स यहाँ पर रहेंगे। जो CH3 हो गया हमारा, यहाँ पर हो गया CD3, CH2, CH3, ये सारे जो ग्रुप्स है ये +H वाले ग्रुप हैं। -H वाले ग्रुप्स में क्या आएंगे, हमारे जितने भी हेलोजन्स है वो सब -X। इसका क्या मतलब है, Cl, Br, I, F, ये जो ग्रुप्स है ये -I वाले ग्रुप, -H वाले ग्रुप्स है। ये ऑर्डर नहीं है,
ऐसा नहीं है कि Cl सबसे ज़्यादा Br, ये ऑर्डर नहीं है, ये मैंने सिर्फ एटम्स लिखे हुए हैं, इसको आप ऑर्डर मत समझ लेना। तो ये है टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें भी सेम होगा, ये जो है +H वाले है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे और ये वाले जो है -H वो मेटा डायरेक्टिंग होंगे। रेजोनेंस की तरह ही होता है यहाँ पे भी। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हम एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी। एप्लीकेशन वैसे हम लोग अलग लेक्चर में मैं उसमें आपको सारे की सारी एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, लेकिन ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है 12th वालों के लिए भी और सभी के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ आल्किन्स, जो हम स्पेशली हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पर ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है, ये है जेमिनल आल्किन। ये वाला कौन सा है? जेमिनल। जेमिनल का मीनिंग आपको पता ही होगा कि जो एक कार्बन है, सेम कार्बन पर दोनों सेम ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए CH3 CH3, इसीलिए ये जेमिनल हो गया। ये क्या है? ये ट्रांस आल्किन है। देखिए दो एक दूसरे की ऑपोजिट साइड है, तो ये हो गया ट्रांस, और ये C है, ये सीस आल्किन है। तो अगर हमको क्वेश्चन में, आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि इन तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखिए, तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे कम स्टेबल कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर ये देखिए सीस में क्या हो रहा है, हमको ऑलरेडी पता है कि ये जो है टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पे फैले हुए होंगे, यहाँ पर भी वही होगा। तो इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में सबसे पहले तो रिपल्जन ज़्यादा रहेगा। रिपल्जन, यहाँ पर रिपल्जन होगा। रिपल्जन की वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब सबसे अनस्टेबल जो होगा हमारा वो तो रहेगा C। अब बात आती है जेमिनल और ट्रांस के बीच में। ट्रांस और सीस के बीच में जो है ये सीस वाला कम स्टेबल होता है, मतलब हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं ट्रांस जो है वो सीस से ज़्यादा स्टेबल है। ओके, यहाँ पर मैं एक बॉक्स बता देता हूँ, ट्रांस हमारा सीस से ज़्यादा स्टेबल है। अब बात रहती है जेमिनल की और ट्रांस की, तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? आप लॉजिक लगाकर अगर देखोगे तो आपको ये लगेगा ये भी थोड़ा सीस जैसा है, क्योंकि यहाँ पर भी हिंड्रेंस रहेगा, तो ये कम स्टेबल रहेगा और ट्रांस ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट लगता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अगर यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हैं हम, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये वाला हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकलता है तो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पर आ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन पर आ जाएगा और यहाँ पर बनाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस केस में भी वैसा ही होगा, ये वाला हाइड्रोजन निकल कर ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा और इसकी वजह से ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इसके ऊपर जाकर नेगेटिव बनाएगा। मतलब ये हमारा क्या बन रहा है, कार्बन आयन फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारा जो ए वाला स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो कार्बन आयन हमारा फॉर्म होने वाला है वो होगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये देखिए ये जो कार्बन आयन, ए कार्बन है सिर्फ एक कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पर बनेगा प्राइमरी। और ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर जो एनायन बन रहा है, ये बन रहा है सेकेंडरी कार्बन आयन बन रहा है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पर ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो ये दो कार्बन के साथ कनेक्टेड है। और आप सभी को पता ही होगा, अगर पता नहीं है तो कार्बन आयन और कार्बोकेटाइन का एक ऑर्डर में लिखता हूँ। कार्बोकेटाइन में ऐसा होता है, टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद आता है सेकेंडरी, उसके बाद आता है प्राइमरी। ये होता है कार्बोकेटाइन के केस में, और कार्बन आयन के केस में ऑपोजिट होता है। प्राइमरी वाला जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद आता है सेकेंडरी और उसके बाद आता है टर्सरी। तो यहाँ पर देखिए कार्बन आयन के, हमारे यहाँ पे कार्बन आयन फॉर्म हो रहा है, तो प्राइमरी कार्बन आयन बन रहा है जेमिनल के केस में और सेकेंडरी कार्बन आयन बन रहा है ट्रांस के केस में। तो हमारा जेमिनल जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ट्रांस से। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? ओवरऑल आंसर अगर हम लिखें तो आंसर हमारा आ जाएगा ए, उसके बाद आएगा ग्रेटर देन, उसके बाद बी, ग्रेटर देन सी। मतलब ए सबसे ज़्यादा स्टेबल है जेमिनल, उससे कम स्टेबल ट्रांस और सबसे कम स्टेबल है सीस। तो इस तरह से हम स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पर। अब एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन में, इफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज प्रेजेंट एज अ ब्रिज हेड कार्बन,
देन देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ दैट अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन इन द हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका क्या मतलब हुआ, ये ब्रिज टाइप का जो कंपाउंड है, यहाँ पर ये देखिए रेड डॉट में मैंने बताया हुआ है, जो कार्बन है ये ब्रिज हेड कार्बन है। तो यहाँ पे हमारा कार्बोकेटायन है, तो इसके ऊपर इसमें अगर हमको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ऐसे अगर हम गिने तो ये 1 2 और ये 3। तो लेकिन यहाँ पर ये इस वाले हाइड्रोजन को हम कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको कि सपोज कि मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया है, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे बना देगा डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन लाइक दूसरा एटम होता है, जैसे क्लोरीन एटम होगा, तो वो क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको लेकर जाएगा और यहाँ पर जनरेट करेगा पॉजिटिव चार्ज को। अगर यहाँ पर होता है क्लोरीन तो वो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करेगा और कुछ इस तरह से बनाएगा। ये थोड़ा गलत मतलब गंदा ड्रॉ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। ये जो ब्रिज वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है ये होता ही नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से ये वाला जो है अल्फ़ा, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन और अल्फ़ा कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। तो इस टाइप के अगर कंपाउंड में आपको क्वेश्चन पूछा गया कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपको सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन बताने पड़ेंगे। और अगर ये पूछा जाए कि इस कंपाउंड में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो आपको आंसर आएगा टोटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 2 + 1। ये जो 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसको कंसिडर नहीं करना है, 2 + 1 = 3। तो ऐसे केस में आपको 3 स्ट्रक्चर मिलेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव। यहाँ पर ये जो मैंने क्लोरीन वाला केस आपको बताया, ये हाइपर कॉन्जुगेशन का केस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर क्लोरीन दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। ये क्लोरीन मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी अगर जनरेट होता है किसी केस में, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो उस केस में वो पॉसिबिलिटी को कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पर कभी भी आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं आने देना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, इतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है। आई होप आपको ये जो मैंने आज भी बताया, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इसका कंसेप्ट समझ आया होगा। आप इसको रिवाइज करना, जो भी ग्रुप्स के मैंने ऑर्डर आपको शो किए हैं उन सारे ऑर्डर्स को आप याद रख लेना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।